Fire! 13 अप्रैल साल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग मानवता को शर्मिंदा करती एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसने हमेशा के लिए गोरे अंग्रेजों के चरित्र पर काला दाग लगा दिया। इसी दिन जनरल डायर ने हजारों मासूम निहत्थे हिंदुस्तानियों पर लगातार गोलियां चलवाई। यही नहीं, उन लोगों के भागने का तमाम रास्ते बंद कर दिए गए सिवाय मौत के। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। आगे जाकर क्रांतिकारी उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश देने वाले जनरल डायर को गोली मार दी और इस हत्याकांड का बदला ले लिया। लेकिन ये सवाल फिर खड़ा हुआ कि क्या सच में मरने वाला वही व्यक्ति था जिसने उस बाग में गोली चलाने का आदेश दिया? आखिर क्या है इस हत्याकांड के पीछे की क्रूर सच्चाई? वो कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जो इस घटना के लिए जिम्मेदार थे? आज के इस हिस्से में हम जानेंगे दिल दहला देने वाली इस घटना की एक सच्ची घटना। हमारे साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा ताकि आज की पीढ़ी भी जान पाए कि आजादी उतनी भी सस्ती नहीं है जितनी आसानी से आज हम इसे एंजॉय कर रहे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की भूमिका उस समय बननी शुरू हुई जब अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लगाया और देश भर में इसका विरोध शुरू हुआ। वो तारीख थी 10 अप्रैल। रॉलेट एक्ट का विरोध चल रहा था और अंग्रेजों ने इस एक्ट के विरोध करने के लिए सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। रॉलेट एक्ट को उस समय का काला कानून कहा गया था। इस कानून का विरोध महात्मा गांधी ने भी किया था और इसके पास होते ही पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। रॉलेट एक्ट के इस कानून के मुताबिक अंग्रेज बिना किसी जांच पड़ताल और मुकदमे के जब चाहे किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करके जेल में भेज सकते थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी ने आग में घी का काम किया। जनता का आक्रोश अपने उफान पर था, लेकिन तूफान से पहले वाली शांति छा गई। लोगों ने एक बड़े विरोध प्रदर्शन करने के लिए 13 अप्रैल को सुबह जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा करने का निर्णय लिया। सारे के सारे लोग इकट्ठा होते, वहां पर रॉलेट एक्ट का विरोध होता और साथ ही इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में स्वर मुखर हुए। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को होने वाली इस रैली की खबर जनरल रेजिनाल्ड डायर को पता चल गई। 13 अप्रैल पंजाब में बैसाखी का दिन भी था। वैसे भी पंजाब में बैसाखी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती थी। लोग एक तरफ बैसाखी का जश्न मना रहे थे, अपने लोगों से मिल रहे थे और दूसरी तरफ इस सभा की तैयारी चल रही थी। लेकिन जनरल डायर ने इस सभा के खिलाफ पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसने 12 अप्रैल को ही अतिरिक्त सैनिक टुकड़ी बुलाकर अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली। सुबह का वक्त था। लोग बैसाखी के त्योहार के चलते खुशियां मना रहे थे और अपनों से मेल मिलाप करने के बाद लगभग 25,000 लोग जलियांवाला बाग में आम सभा के लिए इकट्ठा हो गए। इधर जनरल डायर भी अपनी पूरी सैन्य टुकड़ी लेकर जलियांवाला बाग की तरफ चला गया। जलियांवाला बाग में भीतर जाने का एक ही रास्ता था। लोगों की शहर सभा हो चुकी थी और उन्हें मालूम भी नहीं था कि कब जनरल डायर अपनी पूरी की पूरी सैन्य टुकड़ी लेकर अंदर दाखिल हुआ और उसने जलियांवाला बाग के मुंह पर तोप रखकर उसने बंद कर दिया। इसके बाद अपने सैनिकों की पोजीशन लेने के बाद जनरल डायर ने सीधे लोगों पर फायर का आदेश दे दिया। बिना किसी चेतावनी के, बिना एक शब्द बोले जनरल डायर के आदेश का पालन करते हुए सैनिकों ने अपनी अपनी बंदूकों का मुंह खोल दिया और लगातार गोलियां लोगों पर बरसने लगी। जलियांवाला बाग में जनरल डायर 50 राइफल और इतनी ही खुखरी लेकर पहुंचा था। इसका मतलब है कि वो पहले से डिसाइड करके आया था कि उसे क्या करना है। जवानों ने इस दौरान लगभग 10 मिनट में 1600 राउंड फायर किए। लोगों को न संभलने का मौका मिला और न बचकर भागने का। जवान बिना रुके लगातार फायरिंग कर रहे थे। जनरल डायर ने आदेश ही कुछ ऐसा दिया था। फायरिंग केवल बंदूक में गोली लोड करने के दौरान ही धीमी पड़ती थी, वरना यहाँ मौजूद जवान लगातार लोगों पर फायर कर रहे थे। लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहाँ मौजूद महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगे। लोगों ने वहाँ मौजूद कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ लोग दीवार फांद कर भाग जाना चाहते थे, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। जनरल डायर के सैनिकों ने हर किसी को चुन चुन कर मारने की कसम खा रखी थी। बाग के जिस कुएं में कूदकर लोग अपनी जान बचाना चाह रहे थे, उसमें से 120 इंसानों की लाशें निकाली गई। वहाँ कुआं कूदकर मरने वाले लोगों के खून से भर गया। कुएं को आज भी खूनी कुएं के नाम से जाना जाता है और इतना ही नहीं, इस बाग की दीवारों पर आज भी उस समय की गोलियों के निशान मौजूद हैं।
लगातार 10 मिनट हुई इस अंधाधुंध फायरिंग के बाद जनरल डायर राक्षसों की तरह हंसता हुआ वहां से बाहर चला गया। इतना ही नहीं, अमृतसर की सड़कों पर जो भी भारतीय उसे नजर आता वो उसे भी गोली मार देता। मरने वालों को अपनी तोप के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटता हुआ ले जाया गया। इस हत्याकांड के बाद अंग्रेज सरकार ने अपने आंकड़े जारी किए। उन आंकड़ों के मुताबिक इस नरसंहार में 379 लोगों की मौत हुई, लेकिन मरने वालों की असल संख्या कुछ और ही थी। हकीकत में इस हत्याकांड में हजारों लोगों की जान गई थी। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। चारों तरफ इस घटना की निंदा होने लगी और इस घटना की जांच का जिम्मा लेफ्टिनेंट माइकल ऑडवायर को दिया गया। गोली चलाने वाले जनरल डायर ने अपनी सफाई में कहा कि गोली चलाना उसकी मजबूरी बन गई थी। उसे अपने कर्तव्य का पालन किया। अगर वो गोलियां नहीं चलवाता तो वहां मौजूद भीड़ उसे ही मार देती। ये मार्शल का उल्लंघन होता। लेफ्टिनेंट माइकल ओड्वायर, जो कि इस मामले की जांच कर रहा था, वो जनरल डायर के इस जवाब से संतुष्ट हुआ। आगे चलकर इस मामले की जांच लाहौर के हंटर कमीशन के द्वारा की गई। फाइनली इस मामले में जनरल डायर को सही माना गया और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे प्रमोशन दिया। लेकिन इसके साथ ही फाइनल रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जनरल डायर अब कभी इंडिया नहीं आएंगे और उन्हें ब्रिटेन में रहकर ही सर्विस करनी होगी। इस हत्याकांड के दौरान सरदार उधम सिंह जलियांवाला बाग में ही मौजूद थे। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि वो इतनी गोलियां चलने के बावजूद भी बच गए, लेकिन उन्होंने कसम खाई थी कि वो इस हत्याकांड का बदला जरूर लेंगे। लेकिन इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी जनरल डायर की साल 1927 में एक बीमारी के चलते मौत हो गई थी। लेकिन इस मामले की जांच करने वाला लेफ्टिनेंट माइकल ऑडवायर अभी भी जिंदा था। इधर उधम सिंह प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। वो एक गरीब परिवार से थे। उन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन की। उनके सिर से माता पिता का साया तो पहले ही उठ गया था, लेकिन उनका लक्ष्य तो माइकल ऑडवायर था, जो कि लंदन में था। जैसे ये जानकारी उन्हें मिली, वो लंदन जाने का जुगाड़ लगाने लगे। उन्होंने बढ़ई का काम करना शुरू किया और कुछ पैसे इकट्ठा करने लगे। पैसे इकट्ठा करके वो अमेरिका गए। अमेरिका के बाद वहां से लंदन पहुंच गए। लंदन में वो एक रेस्टोरेंट में काम करने लगे। रेस्टोरेंट में काम करते हुए पैसा जमा कर रहे थे ताकि एक पिस्टल खरीद सके। इतने सब काम करने के चक्कर में उधम सिंह को पूरे 21 साल लग गए। आखिरकार फाइनली वो समय भी आ गया जब उधम सिंह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे। साल 1940 में लंदन के क्रैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की मीटिंग होनी थी। इस मीटिंग में माइकल ऑडवायर भी पहुंचा था और उधम सिंह एक किताब में बंदूक रखकर ले गए थे। दरअसल किताब के पन्नों को उन्होंने बंदूक की आकृति के बीच से काट लिया था और उन्हीं के बीच में वो बंदूक छुपा कर ले गए थे। पंक्ति में सबसे आगे बैठे उधम सिंह माइकल ऑडवायर के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही माइकल ऑडवायर स्टेज पर आया, उधम सिंह ने 3 गोलियां उनके सीने में उतार दी। वो वहां से भागे नहीं बल्कि वहीं खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि 21 साल बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया। उधम सिंह ने वहां अपनी गिरफ्तारी दे दी। इसके बाद 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। यहाँ ये बात ध्यान देने लायक है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो 2 अंग्रेज अफसर जुड़े हुए थे, उनके नाम काफी मिलते जुलते थे। उनमें से एक जो असली गुनहगार था वो पहले ही अपनी बीमारी के चलते मारा गया, जबकि जिसने गुनहगार को जांच के दौरान बचाया उसे अमर शहीद सरदार उधम सिंह ने मार दिया।